पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनाया गुड मॉर्निंग बेबी कहती हुई घुटनों से ऊपर तक का वन पीस ड्रेस पहने हुए अर्जुन के कमरे से निकलते हुए अर्जुन के पास पहुंचती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉल मी लाइक दिस नेम, आई हेट दिस वर्ड। सॉरी अर्जुन, तुम अपना मूड ख़राब मत करो, आगे से ध्यान रखूँगी। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? तुम मेरे मॉम डैड से भी मिल लेना, मेरे डैड कब से तुमसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन अपने मोबाइल पर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखता है। शनाया, तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए आगे से ये बेहुदा बातें मत करना मेरे सामने, पेरेंट्स से मिलना और वगैरह वगैरह। आई एम नॉट हस्बैंड मटेरियल टाइप्स। मुझे शादी के रिश्ते पर बिलीव नहीं है और ना ही कोई इमोशनल रिश्ते में बंध कर मुझे इमोशनल फूल बनना है। तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता और ना ही कोई कमिटमेंट करता हूँ, इसलिए आगे से ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शादी करना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। किसी को बर्बाद करने के लिए मैं ज़िंदा खड़ा हूँ। बट अर्जुन, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे करीब आती हूँ। तुम्हें जिसे बर्बाद करना है करो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बस मुझसे शादी कर लो। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सो व्हाट, इट्स योर प्रॉब्लम। पता नहीं ये प्यार किस चिड़िया का नाम है जिसमें हर दूसरा बंदा पड़ जाता है, लेकिन मैं इन सब में पढ़ने वाला नहीं हूँ। मेरी लाइफ का अलग गोल है, इसे मुझे अचीव करना है। अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो सॉरी डार्लिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आगे से मेरे पास आने से पहले 2 बार सोच लेना, और मेरी गाड़ी के बगल के सीट में बैठने से पहले भी, क्योंकि पब्लिकली तुम्हें अपने बगल में उठाने के लायक तुम अभी कैपेबल नहीं हो। मुझे अपनी इमेज बहुत प्यारी है। अर्जुन की बात सुनकर शनाया का दिल टूट जाता है। ये तुम ठीक नहीं करे हो अर्जुन, तुम्हें बहुत पछतावा होगा और वो दिन अर्जुन सक्सेना की ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्यार में पड़कर मुझे अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। इसलिए आगे से ऐसी टिपिकल लड़कियों वाली बात मेरे सामने बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसी बातें तुम जैसी लड़कियों के मुँह से शोभा भी नहीं देता। मुझसे पहले भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं जिसके साथ तुम इंटीमेट हो चुकी हो, इसलिए सती सावित्री और फालतू बनने का मेरे सामने ढोंग मत करना। अर्जुन की बातें सुनकर शनाया पूरी तरह से शक पका जाती है। तभी अर्जुन का फ़ोन बजने लगता है। स्क्रीन पर उभरते नाम को देखकर उसके बर्फ़ जैसे ठंडे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। हमेशा मुझे ही कॉल करना पड़ता है, कभी आपका मन नहीं होता अपने छोटे भाई को कॉल करने का? फ़ोन उठाते ही शिकायत के लंबी पटरी खोल देता है अर्जुन का कजिन आरब। हो गया तेरा कि कुछ और बोलना है? अर्जुन ने कहा। हाँ, मेरा हो गया, क्योंकि मेरे वचन आपकी तरह कीमती नहीं है कि मुँह से निकालने से पहले 100 बार सोचना पड़े। सब ठीक है ना? अर्जुन ने पूछा। तो आरब ने कहा, बड़ी मम्मी और बड़े पापा आपको याद कर रहे हैं। 5 साल हो गए भाई आपको घर से गए, वापिस आ जाइए ना प्लीज़। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है आ जाऊँगा, चल अभी फ़ोन रखता हूँ, कोई ज़रूरत है तो बता दे। तो आरब ने इमोशनल होते हुए कहा, आपकी ज़रूरत है भाई। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा, सॉरी, लेकिन ये विश मैं तेरी पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरी कर सकते मेरी ये विश? सब कितना याद करते हैं बड़ी मम्मी और बड़े पापा, आरब ने कहा। तो अर्जुन ने अब इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुम्हें उन दोनों का ही नाम लेना है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। कि तभी आरब की माँ करुणा जी आ जाती है। आरब झट से कहता है, भाई 1 मिनट, मम्मी आपसे बात करना चाहती है। अर्जुन ने अपनी छोटी माँ से कहा, गुड मॉर्निंग छोटी मम्मी। करुणा जी ने दर्द भरे आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, कैसा है तू? कब आएगा तो मेरे पास वापस? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। तो अर्जुन ने कहा, जल्द ही आऊँगा छोटी मम्मी, दिल्ली की ट्रिप हुई तो ज़रूर आऊँगा। करुणा जी ने कहा, पिछली बार तो दिल्ली आया था, लेकिन मेरे बच्चे
तुझे अपनी छोटी मम्मी की याद नहीं आई? अर्जुन ने उन्हें समझाते हुए कहा, वो बस कुछ घंटों के लिए था छोटी मम्मी, अब बहुत ही जल्द आपसे मीटिंग करता हूँ। अपनी माँ के हाथों से फ़ोन लेकर आरव ने कहा, अपने परिवार के साथ मीटिंग नहीं होता भाई, अपने के साथ उनके साथ प्यार भरे लम्हे गुजारना होता है। तो अर्जुन ने कहा, बस तू अपना ज्ञान मत बांट और बता। तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या बताऊँ भाई, वैसे तो मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ, पर मम्मी पापा ये मेरी शादी के पीछे पड़े हैं और मैं होली के बाद लड़की देखने जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आरव ने कहा, कोशिश नहीं भाई, आप आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं, और आप इस बार कुछ दिन हमारे साथ बिताकर जाएंगे। तो अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल फ़ोन रख। अर्जुन ने फ़ोन रख दिया। अर्जुन को स्माइल करता देख उसका असिस्टेंट अंगद मन ही मन सोचता है, सर के चेहरे पर स्माइल सिर्फ अपने भाई से बात करते वक्त ही आता है। अर्जुन वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज शाम 4 बजे उसका मल्होत्रा के साथ खास मीटिंग है। मीटिंग ग्रीन पैलेस के एक प्राइवेट रूम में रखी गई है। अर्जुन बटर चिकन का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालकर खाते हुए नैपकिन उठाकर अपना हाथ और मुंह साफ करने लग जाता है। हाँ तो मिस्टर मल्होत्रा, क्या शर्तें हैं आपकी? आप अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी किस शर्तों पर बेचना चाहते हैं? तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, कोई खास शर्त नहीं है मिस्टर सक्सेना जी। तो अर्जुन ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो आपने ये लंच मीटिंग रखने की बातें क्यों की? ताकि मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें कर सकूं। बेशबी मुझे आपसे पर्सनली मिलने का मन भी था और कुछ बातें करनी थी। क्या मैं आपके साथ कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। अर्जुन अपने बगल में बैठे हुए अंगद को देखता है तो वो कुर्सी पर से उठने लग जाता है। तुम बैठो। और मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे इतने खास भी नहीं कि जिसके लिए मैं अपने असिस्टेंट को बाहर भेजूं। जो कहना है आपको इसी के सामने कहिए। अर्जुन ने कहा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने भी कहा, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर सक्सेना जी, मैं वो लैंड प्रॉपर्टी आपको फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में मेरा वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर है। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी है। आज के ज़माने में उसे खरीदने की हैसियत मुझ में नहीं है और ना ही उसके उपयोग में लाने के लिए हमारी हैसियत है, क्योंकि होटल या मॉल बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। आपको उस लैंड में इंटरेस्ट है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना किसी कीमत पर। इसके बदले आपको मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी। उसकी आखिरी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। तो आप मुझे वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दहेज में देना चाहते हैं? मिस्टर सक्सेना जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। अर्जुन ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, गलत मैं आपको नहीं, आपने मुझे समझ लिया मिस्टर मल्होत्रा। अचानक से अर्जुन के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। आपको क्या लगता है कि मैं आपका बात मान जाऊंगा? तो मल्होत्रा जी ने स्माइल करते हुए कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ऑफर बहुत अच्छा है। खुद पर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत बुरी बात है। ये शादी ब्याह जैसे ढकोसले के लिए ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही मुझे इन सब में इंटरेस्ट है। आपने मेरे बारे में इतना पता किया तो आपको ये भी पता होगा कि मैं एक लड़की पर टिक कर नहीं रह सकता। फिर आप मुझ जैसे इंसान के साथ अपनी लड़की का शादी करना चाहते हैं? मिस्टर सक्सेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। शादी से पहले हर कोई ऐसा ही होता है, कोई ज़्यादा तो कोई कम होता है, और शादी के बाद सब सुधर जाते हैं। आप एक बार मेरी बेटी से मिलकर तो देखिए, मल्होत्रा जी ने चापलूसी करते हुए कहा। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन मुझे आपके ऑफर और डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं, इसलिए दोबारा कभी मेरे सामने ऐसे फालतू की बातें मत कीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं देना है तो बोलिए, आपका दूसरा भाई ऑलरेडी तैयार है। मैं तो आपकी हालत देखकर आपके ऊपर तरस खा रहा था, लेकिन आप मेरे साथ ही गेम खेल रहे हैं। अर्जुन ने शांत चेहरे से कहा, नहीं नहीं मिस्टर सक्सेना, मैं तैयार हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने जल्दी से हाँ बोल दिया। अर्जुन अब खड़े होते हुए कहा, तो ठीक है,
मैं लैंड देखना चाहता हूँ। तो मल्होत्रा जी ने खड़े होते हुए कहा, ओके, अब जब चाहे आ जाइए, मैं खुद जाकर दिखा दूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मुझे जैसे ही लैंड पसंद आएगा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको अंगद बता देगा। जब मैं फ्री रहूँगा लैंड देखने दिल्ली पहुँच जाऊँगा। आप भी टाइम पर पहुँच जाना, क्योंकि एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत कीमती है। अर्जुन ने वहाँ से जाते हुए कहा। अगले दिन अपने ऑफिस के मेन कैबिन में अर्जुन और उसके सामने अंगद बैठा हुआ है। अंगद अपने लैपटॉप की तरफ देखता हुआ कहता है, सर, परसों होली है, इसलिए कोई भी क्लास की सीट खाली नहीं है। अंगद लैपटॉप में फ़्लाइट की टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था। बिजनेस क्लास की देखो। अर्जुन अपने फाइल में नज़र गड़ाए हुए ही बोला। तो अंगद अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी सर, पर कल की सभी फ़्लाइट बुक है। एक काम करो, परसों की टिकट ले लो, क्योंकि लैंड देखने के बाद मुझे वहाँ पर काम चालू करवाना है। अब ये मत कहना कि परसों भी अवेलेबल नहीं है। अगर परसों भी अवेलेबल ना हो तो तुरंत प्राइवेट जेट वालों से बात करो और बुक करो। अर्जुन ने बिना अंगद की ओर देखे हुए कहा। तो अंगद ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है सर, परसों अवेलेबल है, पर परसों तो होली है। अंगद ने अर्जुन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। अर्जुन अपनी फाइल को टेबल पर रखता हुआ बोला, सो व्हाट, होली हो या दिवाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए। चुपचाप टिकट बुक करो। अंगद ने टिकट बुक करते हुए मन ही मन सोचा, इन्हें तो अपने घर परिवार फैमिली किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा तो परिवार है, मम्मी पापा है, भाई बहन है। ये ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो त्यौहार मनाना है, मुझे तो अपनों के साथ समय बिताना है। इनका तो कोई नहीं, लेकिन मुझे भी अपने परिवार वालों से वास्ता तोड़वा देंगे। साल के 365 दिन तो काम करवाते हैं, वो भी दिन के 15 घंटे। एक तीज त्यौहार के दिन सांस लेता था। इनका बस चले तो मेरी सांसों पर भी अपना कंट्रोल कर देंगे। अंगद मन ही मन सोच ही रहा होता है कि अर्जुन ने अपने काम में बिजी होता हुआ बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, तुम्हारी सांसों को कंट्रोल करने का ही महीने का 5 लाख सैलरी देता हूँ। अगर मुझे कोसना हो गया हो तो चुपचाप टिकट बुक करो। चेहरे पर फालतू का रंग ही तो लगाना है, अगले दिन लगा लेना। अंगद अर्जुन की बात सुनकर पूरी तरह शक पका गया, क्योंकि वो तो मन ही मन बोल रहा था, लेकिन सामने खड़ा ये डेंजर इंसान सबके मन की बात पढ़ लेता है। यस यस सर, अभी बुक करता हूँ। अंगद अपनी हाथों से लैपटॉप का बटन खटखटाने लग जाता है। यहाँ दिल्ली का सबसे पॉश इलाका जवाहर नगर रोड, जहाँ के करोड़पति लोगों का ही घर हुआ करता है। इस इलाके में बना एक सफ़ेद मार्बल का बंगला, उसकी चमक दूर से ही दिखाई पड़ती है। बाहर सुनहरे बड़े बड़े अक्षरों से सक्सेना मेंशन का बोर्ड लगा हुआ है। स्टील के बने दरवाजे के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जो उसे बंगले की पहरेदारी कर रहे थे। दरवाजे को पार करते ही बीच में एक बड़ा सा लॉन आ जाता है, जिसमें सभी तरह के फूलों के पेड़ पौधे थे। बीचों बीच चौड़ा सा मार्बल का रास्ता बना हुआ था, जो घर के मेन गेट के तरफ जाता है, और दूसरा पार्किंग की तरफ से जाकर महंगे महंगे गाड़ियों की लाइन से लगी हुई थी। घर अंदर से किसी महल से कम नहीं था। सामने दोनों तरफ से सीढ़ियाँ मुड़ती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। राइट साइड में ड्राइंग रूम था, जहाँ पर महंगे सोफे और महंगे शोपीस विराजमान थे। घर का एक एक चीज़ बहुत ही कीमती था। लेफ्ट हैंड साइड में किचन का एरिया था, और उसी से थोड़ी दूर पर डाइनिंग एरिया बना हुआ था, जहाँ पर एक लंबी खूबसूरत सी नक्काशी से बना हुआ डाइनिंग टेबल था। एक तरफ खूबसूरत बांके बिहारी की मनमोहक छवि की मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस वक्त एक प्यारी सी मधुर सी आवाज़ पूरी सक्सेना मेंशन में गूंज रही थी। कोई था जो सामने खड़ा होकर बांके बिहारी का भजन गा रहा था, और उसके पीछे परिवार का हर सदस्य हाथ जोड़े खड़ा था। आगे भजन गाने वाली मिसेस सक्सेना, यानी कि अर्जुन की माँ रागिनी जी, हाथों में आरती का थाल लिए आरती गा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य धीरे धीरे मंदिर वाले एरिया में उपस्थित हो जाते हैं। उनके पीछे रघुवीर सक्सेना खड़े थे, जो कि अर्जुन के पिता हैं और घर के मुखिया भी।
बगल में उनके छोटे भाई रणबीर सक्सेना यानी कि आरव के पिता हैं और उनके साथ खड़ी है उनकी पत्नी करुणा जी। गुड मॉर्निंग बड़ी मम्मी। आरव तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ बोलता है और हैप्पी होली। रागिनी जी के पैरों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेता हुआ बोलता है। क्या कर रहे हो आरव? पहले कान्हा जी को तो गुलाल लगाने दो, तभी तो होली का आगाज होगा। जब तक लल्ला को गुलाल नहीं लगेगा तब तक हम होली कैसे मना सकते हैं? आप और आपके कान्हा जी। आरव मुंह बिचका कर बोलता है। तो रागिनी जी कहती है, मेरे नहीं, हम सबके कान्हा जी। आओ यहाँ, कान्हा जी के आशीर्वाद ले लो। और ये यशिका कहाँ रह गई? मैं यहाँ हूँ बड़ी मम्मी। वाइट शॉर्ट कुर्ती के साथ ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए 22-23 साल की लड़की उतरते हुए मंदिर वाली जगह पर पहुँच जाती है। हैप्पी होली बड़ी मम्मी। वह भी रागिनी जी के पैर छूती है। करुणा जी ने आरव और यशिका को देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ। तो दोनों आकर अपनी मम्मी के गले लगते हुए कहा, आपको कैसे भूल सकती है मम्मी, हैप्पी होली। उनसे भी आशीर्वाद लेकर उनके गालों पर गुलाल लगा देते हैं। तो करुणा जी ने अपने दोनों बच्चों को, आरव और यशिका को बारी बारी से माथे को चूमते हुए कहा, हैप्पी होली मेरा बच्चा, हैप्पी होली मेरी प्रिंसेस। इसके बाद सब एक दूसरे को गुलाल लगाकर मुबारकबाद देते हैं। रागिनी जी की नज़र अब दरवाजे की तरफ चली जाती है। आँखों से आंसू के 2 बूंद टपक पड़ते हैं जिन्हें बिना किसी को दिखाए वो पूछ लेती है, क्या हुआ बड़ी मम्मी, आप भाई को मिस कर रही हो ना? आरव पीछे से उनके दोनों कंधों को पकड़ता हुआ बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो इन 5 सालों में आदत सी हो गई है उसके बिना जीने की। पहले उसे दूर से ही देख लिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नसीब में नहीं। तो आरव ने अपनी बड़ी मम्मी से कहा, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है बड़ी मम्मी, भाई आज दिल्ली आ रहे हैं। रागिनी जी के हाथों से आरती का थाल गिरते गिरते बच गई। आरव, मजाक तो नहीं कर रहा है तू? आज अर्जुन आ रहा है? तो आरव ने उनके बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं बड़ी मम्मी, आपको लगता है कि मैं ऐसा मजाक आपके साथ कर सकता हूँ? भाई आज दिल्ली आ रहे हैं और मम्मी से मिलने के लिए 1 घंटे के लिए घर भी आएंगे। रागिनी जी ने कान्हा जी को देखते हुए कहा, धन्यवाद ठाकुर जी, हमारे मन की मुराद पूरी करने के लिए। रागिनी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है और जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। उसे मालपुआ बहुत पसंद है, मैं बना देती हूँ। करुणा, एक काम करोगी? तो करुणा ने पास आते हुए कहा, कहिए भाभी। रागिनी जी ने नम आंखों से कहा, मेरा अर्जुन आ रहा है आज, उसके लिए मालपुआ बना देती हूँ। जब वो आए तो उसे मेरा नाम मत बताना, अपना नाम बताकर खिला देना, ठीक है? तो करुणा जी ने कहा, भाभी आप कहे तो मैं बना दूँ। रघुवीर जी ने रागिनी जी को कहा, रागिनी क्यों इतना उत्साहित हो रही हो? अर्जुन हम दोनों का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। तो रागिनी जी ने उन्हें देखते हुए कहा, तो क्या हुआ रघुवीर जी, बच्चे अपनी माँ बाप से नाराज़ रह सकते हैं लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से कोई बैर नहीं रख सकते। रघुवीर ने शक्ति चेहरे से कहा, वो हमसे नाराज़ नहीं है रागिनी, वो हमें अपना दुश्मन मानता है, इसलिए प्लीज़ खुद की बेइज्जती करने के लिए उसके सामने मत चली जाना, बाकी आप खुद समझदार हैं। रघुवीर जी अपनी बात कहे चले गए।